हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, आप स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि पढ़ाई करने के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आपने सुना होगा, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, ठीक है, तब तक हमारा मस्तिष्क भी कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वस्थ रहते हुए आप पढ़ाई करें और पढ़ाई को बहुत ही ईमानदारी से करें, ठीक है, ताकि आपके माँ बाप का जो पैसा लग रहा है वो व्यर्थ ना जाए। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, क्योंकि पिछले वीडियोज में हमने अपवाह तंत्र जो अपवाह पढ़ाया था, उसमें जो सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था उसका अध्ययन कर लिया था, और आज उसके आगे गंगा नदी तंत्र पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की क्लास कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम भूगोल के अंतर्गत तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपवाह। आइए देर ना करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक पर। इससे पहले आप सभी लोग जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और लाभ उठा सकें। इस के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र। क्योंकि आपने थंबनेल से ही जान लिया होगा, आज के चैप्टर में गंगा नदी तंत्र पढ़ाया जाएगा। तो आइए देर ना करते हैं, अपने चलते हैं टॉपिक पर। देखिए बच्चों, गंगा नदी तंत्र, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। गंगा नदी तंत्र, देखो गंगा की जो मुख्य धारा, जो गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। यानी भागीरथी जो गंगोत्री स्थान है वहाँ से जो हिमानी मतलब बर्फ़ का जो घर है वहाँ से निकलती है, तथा अलकनंदा जो कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। यानी हिमानी जो है गंगोत्री नामक स्थान है, वहाँ से भागीरथी निकली है। ठीक है बच्चों, क्या निकली है? भागीरथी नदी निकली है, ये भागीरथी निकली है। और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा जो है आकर इसमें मिलती है। ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, और ये उत्तराखंड का जो देवप्रयाग नामक स्थान है, क्या नाम है? देवप्रयाग। देवप्रयाग, यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और यहीं से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। ये दो नदियाँ इसमें मिलती हैं और यहीं से एक धारा मुख्य निकलती है, इसी को हम गंगा नदी कहते हैं। तो हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर, यानी जहाँ पर्वतों से गंगा निकली है और हरिद्वार में जब पहुँचती है तो गंगा पर्वतीय भाग है, यानी पर्वतीय क्षेत्र है, उसको छोड़ देती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है बच्चों कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा हरिद्वार से। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से सिंधु नदी में बहुत सी नदियाँ मिलती थीं, उसी प्रकार से गंगा नदी में बहुत सी नदियाँ मिलती हैं, जिससे गंगा नदी तंत्र का निर्माण होता है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, यहाँ पर प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा की गई है। ध्यान रखना आपको, यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो गंगा नदी में आकर मिलती हैं। यमुना नदी हिमालय के गंगोत्री हिमानी से निकली है। जो यमुना नदी है वो हिमालय पर्वत पर जो यमुनोत्री हिमानी है, वहाँ से यमुना नदी का उद्गम स्थल है, और गंगा नदी गंगोत्री से निकली है। ध्यान रखना बच्चों, यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। यह गंगा नदी के दाहिने, यानी ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, और इसके दाहिने यहाँ पर, इसके दाहिने ही यहाँ पर जो है ये यमुना नदी बहती है। ये कौन सी है? यमुना नदी है, इसके दाहिने भाग में ही ये बहती है और समानांतर बहती है, यानी समान अंतर पर बहती है। बाद में ये मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ये यहाँ पर क्या है? प्रयागराज है, यानी इलाहाबाद। पहले इलाहाबाद था इसका नाम, अब वर्तमान में जो है
योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, जो कि इसका प्राचीन नाम था, ऐतिहासिक नाम था। तो इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल हिमालय। जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय से आकर मिलती हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर पहले जो भारत का मानचित्र दिया गया है, इसमें सभी नदी तंत्र दिए गए हैं, तो इसको आप मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सिंधु नदी आपको ये दिखाई दे रही है, ये जो सिंधु नदी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कहाँ से निकली है? कहाँ से निकली है बच्चों? कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सिंधु नदी कहाँ से निकली है? कमेंट बॉक्स में टाइप करें। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली है, तो यहाँ से निकली है और लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख से जम्मू कश्मीर जाती है और जम्मू कश्मीर से ये पाकिस्तान में चली आती है, ठीक है। और पाकिस्तान के ये क्या नाम, मिठान कोट, ये मिठान कोट नाम दिया गया यहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलती हैं। कौन कौन सी है? एक तो झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है और ब्यास नदी है, क्योंकि ब्यास नदी सतलुज नदी में मिल जाती है, तो नहीं सॉरी, यहाँ मिल जाती हैं। और ये सब मिलकर कहाँ, मिठान कोट में सिंधु नदी में मिल जाती हैं और बाद में कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है। ध्यान रखना। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दी गई हैं, ये बूलर झील है जो कि मीठे पानी की झील है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो बूलर झील है ये मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये गोविंद सागर क्या है बच्चों? ये गोविंद सागर बांध है। बांध का नाम सुना है? आगे हम इसमें पढ़ाएंगे बांध क्या होते हैं। ये बांध है। अब जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, गंगा नदी तंत्र, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं और समझते हैं गंगा नदी कहाँ से निकली है। देखिए बच्चों, ये गंगा नदी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है और ये देवप्रयाग में मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं? देवप्रयाग में मिल रही हैं। ये स्थान क्या है यहाँ पर बच्चों? देवप्रयाग है। देवप्रयाग में दोनों नदी मिलती है और एक मुख्य धारा का निर्माण करती है जिसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। देख रहे हो आप, ये गंगा नदी है यहाँ पर, ये गंगा नदी है। और इसके दाहिनी ओर यमुनोत्री है, यमुनोत्री से जो है यमुना नदी निकली है, ये वाली, ये दाहिनी ओर है। और ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मिल जाती है। यहाँ पर इलाहाबाद है, यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और इसकी जो अन्य सहायक नदी है जिनका नाम हमने अभी लिया था, गंगा की सहायक नदी, ये आगे जैसे बढ़ती है बिहार में जाती है, पश्चिम बंगाल में जाती है, तो इसमें जो है घाघरा नदी आकर मिल जाती है, गंडक नदी आकर मिल जाती है और आगे और बढ़ती है तो कोसी नदी जो नेपाल से निकली है आकर इसमें मिल जाती है और बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है और अंत में ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मिल जाती है। और उससे पहले क्या होता है बच्चों? ये आप देख रहे हो, ये डेल्टा बना हुआ है, ठीक है बच्चों। ये जो डेल्टा बना हुआ है, मान ली यहाँ पर नदियाँ जो है, क्षेत्र जो बन जाता है, जो ये वाला क्षेत्र जो बन जाता है, ये क्षेत्र इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो यहीं पर जो है क्या है, सुंदरबन का डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन में है और जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। यहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है और डेल्टा बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो ये है गंगा नदी का तंत्र जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे और इस पे बहुत सी नदियाँ दी गई हैं जिनकी चर्चा हम अभी बाद में करेंगे और मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं गंगा नदी तंत्र पर। आप देख रहे हैं ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए, अलकनंदा और देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलती हुई हैं और गंगा नदी का निर्माण कर रही हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको सही उच्चारण नोट करें और अधिक जानकारी लिए
नीचे वेबसाइट दी गई है कि नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, एक तो प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, दूसरा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूर्ण किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी ये जो नीचे वेबसाइट दी गई है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो गंगा नदी कहाँ से निकली है? गंगोत्री से निकली है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकली है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है वर्ष भर इसमें जल भरा रहता है, प्रवाहित होता रहता है। और चूँकि जब वर्षा काल आता है, वर्षा ऋतु आती है, तो इसमें और अधिक जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जो है जान माल का नुकसान हो जाता है। जब बाढ़ आती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आसपास के जन माल की जो है यानी लोगों की भाई हानि होती है, जो संपत्ति होती है उसका भी नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। यानी गंगा नदी और जो यमुना नदी आती हैं तो ये मैदानों में जो है उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, अपने साथ गाद लाती हैं, निक्षेपण लाती हैं, उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और ये मैदानों में ही छोड़ देती हैं, क्योंकि मैदान में इनकी गति धीमी हो जाती है। तो जो अपने साथ जो पहाड़ों से काट कर कंकर पत्थर को काट कर जो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, तो क्योंकि पहाड़ों पर इनकी गति तेज़ होती है, ढलान पर तेज गति होती है, और ये मैदानों में जैसे आती हैं तो इनकी गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण अपने साथ जो निक्षेपण लाती हैं, वो अवसाद लाती हैं, वो वहीं पर जो है मैदानी क्षेत्रों में ही छोड़ देती हैं। और जो अवसाद होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाले मुख्य सहायक नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली जो नदियाँ हैं वो भी इसमें समाहित होती हैं। ठीक है, ये है गंगा नदी, ये है यमुना नदी, और यमुना नदी में ही कुछ उच्च भूमि से आने वाली नदियाँ मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? चंबल नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, सो नदी मिलती है। किस में मिलती है? यमुना नदी में मिलती हैं। ये 3 नदियाँ जो हैं यमुना नदी में मिलती है, और यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। यानी कहाँ से निकलती है? प्रायद्वीप पठारों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम होती है, इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए ये नदियाँ कैसे और कहाँ गंगा नदी में मिलती हैं। बाएं तथा दाएं किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है उसके पूर्व दिशा में फरक्का तक बहती है, और यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बट जाती है। यहाँ पर जो नदी है वो 2 भागों में बट जाती है। एक भागीरथी हुगली, जो कि इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और मुख्य धारा है दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है, और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से मेघना नाम से जानी जाती है। ये जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है और मिलकर जो धारा निकलती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, तो पश्चिम बंगाल में मिलती है। और किस नाम से जानी जाती हैं? तो मेघना नाम से जानती है। मेघना नाम से ही जो है ये समुद्र में मिलती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया है कि सुंदरबन डेल्टा का नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादपों से लिया गया। यानी सुंदरी जो पेड़ पौधे हैं, सुंदरी नाम के जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, उन्हीं के नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। ध्यान रखना, सुंदरबन एक तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा नदी तंत्र में पाया जाता है और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। हाँ, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है।
और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अब जो गंगा नदी तंत्र है इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 2500 किलोमीटर से अधिक है। जो गंगा नदी अववाहित रोणी है, जिसको गंगा नदी तंत्र भी कहते हैं, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 में देखें, क्या आप गंगा नदी के अववाहित तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक के मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प पाए जाते हैं। ठीक है, विसर्प बन जाते हैं। तो ये था गंगा नदी तंत्र। अब है तीसरा पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकली है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकली है। सिंधु नदी भी निकली है और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकली है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। सिंधु की लंबाई कितनी थी? 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी थी? 2900 किलोमीटर। परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका कम भाग जो है भारत में है, लेकिन चीन में इसका अधिक भाग है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। यानी हिमालय के साथ साथ जो है बहती है, लेकिन पूर्व दिशा में बहती है। नामचा 12वां शिखर, जिसकी जो ऊंचाई है 7757 मीटर। ध्यान रखना बच्चों, कौन सा स्थान है? नामचा 12वां शिखर, ये सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। भाई ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, आपने देखा मानचित्र में। और ये यहाँ से निकलती है और ऐसे यू आकार से घूमती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये यू आकार यहाँ पर जो बना है इसका, ये यू आकार आप देख रहे हैं, ऐसे मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ मिलती है? नामचा 12वां यहाँ पर शिखर है, वहाँ से होकर दिहांग में मिलती है। यहाँ इसका नाम जो है दिहांग में मिलती है अरुणाचल प्रदेश के में। और यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश नामचा 12वां शिखर से निकलती है, अब से होती हुई यहाँ आती है, तो जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है? दिहांग इसका नाम पड़ जाता है। ध्यान रखना, क्या पड़ जाता है? दिहांग नाम पड़ जाता है। तथा दिबांग, लोहित, केनुला दूसरी सहायक नदियाँ इससे आकर मिलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक तो है दिबांग, दूसरी है लोहित, तीसरी है केनला, और एवं दूसरी सहायक नदियाँ और भी सहायक नदियाँ आकर मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। असम में आ जाते हैं तो वहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। असम में इसका नाम जो है ये नदियाँ जो है आकर जैसे ही यहाँ पर मिलती हैं तो यहीं पर जो है इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग पड़ता है। ठीक है बच्चों, और चीन में रहती है तो इसका नाम सांगपो रहता है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जहाँ से ये नदी निकली है तो वहाँ इसका क्या नाम है? सांगपो। अब अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। अब बांग्लादेश में यमुना से मिलती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, और आगे बढ़ती है बाद में मेघना के नाम से समुद्र में मिल जाती है गंगा नदी। देखो बच्चों, ये तिब्बत से निकली है मानसरोवर झील से, और इसका नाम क्या है? सांगपो। इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या पड़ा है? सांगपो नाम पड़ा है। और ये देखिए यहाँ ऐसे इस आकर जो है मिली है, आप देख रहे हैं चित्र में। ये जो है यू आकार से अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है, जहाँ इसका नाम दिहांग है। और यहीं जो है लोहित जो नदियाँ बताई हैं यहाँ मिलती हैं बांग्लादेश में, सॉरी कहाँ,
हाँ बांग्लादेश में आकर मिलती हैं नदियाँ, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में ये गंगा नदी से मिलती है, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी के जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण भी करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है या मालूम है? अगर मालूम हो तो कमेंट करें, और ना मालूम हो तो हम आपको आगे बताएंगे। तो जो विश्व का ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है बच्चों? उसका नाम क्या है? ध्यान रखना, माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। कहाँ बनाया? असम में बनाया है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत, यानी जो दूसरी नदियां हैं उत्तर भारत की, उनके विपरीत या उनकी उल्टी ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। सिल्ट और निक्षेपण की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है। इसी कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यहाँ बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन होता रहता है। इसकी जो धारा है उसके मार्ग में परिवर्तन होता रहता है। ये था गंगा नदी और सिंधु तंत्र, इसकी चर्चा हमने कर ली है। और अब जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।